Good morning, Jai Hind, dear students. We are studying about the Roman Empire. हम लोगों ने देखा कि रोमन एम्पायर जो कि थ्री कॉन्टिनेंट्स में एक्सपेंड था, यूरोप में था, वेस्ट एशिया में था और नॉर्थ अफ्रीका में था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य जहाँ पे पहले शुरुआत में रिपब्लिक सिस्टम था, बाद में ऑगस्टस ने वहाँ पे शासन तंत्र की स्थापना की, लेकिन एक साम्राज्य की स्थापना ऑगस्टस ने की, लेकिन उसने उसको प्रिंसिपेट नाम दिया। प्रिंसिपेट यानी कि द लीडिंग सिटीजन, नॉट एब्सोल्यूट रूलर। और हमने विशेषता देखी कि थ्री मेन प्लेयर्स थे रोमन एम्पायर के। एक एम्परर, नेक्स्ट टू एम्परर वाज सीनेट। सीनेट जो है एम्परर को निर्णय को जो भी डिसीजन होते थे उनमें वह हेल्प करता था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द फैक्टर दैट वाज नेक्स्ट टू सीनेट, आर्मी। आर्मी का भी महत्वपूर्ण योगदान था और बहुत बड़ी विशेषता थी रोमन एम्पायर की कि यह आर्मी पूरी तरह से प्रोफेशनल आर्मी थी, जिसके लिए इसे सैलरी पे की जाती थी। ईरान की आर्मी जो थी प्रोफेशनल नहीं थी, वो कॉन्सिक्रिप्टेड थी, फोर्सफुली अपॉइंटेड थी, लेकिन रोमन एम्पायर की जो आर्मी थी वह बिल्कुल प्रोफेशनल आर्मी थी। और हम देखें तो रोमन एम्पायर जो नियर अबाउट 2 सेंचुरीज, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में जो रोमन एम्पायर में जो समय था वह बहुत ही अच्छा समय था। यह समय पीरियड ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन का था। शांति, समृद्धि और आर्थिक विकास का यह समय था। लेकिन थर्ड सेंचुरी आते आते रोमन साम्राज्य को बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। आंतरिक समस्याओं का तो उसे सामना करना ही पड़ा, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ बाह्य समस्याओं का भी सामना रोमन एम्पायर को करना पड़ा। इसलिए जो रोमन हिस्ट्री में थर्ड सेंचुरी का टाइम है वह एक क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, थर्ड सेंचुरी में रोमन एम्पायर को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनको हम देखेंगे कि किस तरह से इनका आर्मी को कई सेवरल फ्रंट्स पे अलग अलग बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 225 सी में ईरान में ससानियन डायनेस्टी का रूल आया। ससानियन डायनेस्टी जो इनके पूर्ववर्ती डायनेस्टीज थी उनकी अपेक्षा ये ज़्यादा आक्रामक थे, एग्रेसिव थे, और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार यूफ्रेट्स रिवर से आगे करने का प्रयास किया। तो इस प्रयास में ईरानियन आर्मी और रोमन आर्मी का आमना सामना कि रोमन आर्मी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। शाहपुर फर्स्ट एक ईरानियन रूलर था जिसने कि यह दावा किया अपने इंस्क्रिप्शंस जो उसने लिखवाए हैं उसमें इसने यह क्लेम किया है कि उसने 60,000 से ऊपर रोमन आर्मी के सोल्जर्स को इसने मार दिया, समाप्त कर दिया। और एंटीओक के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जब रोमन एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, तो सिटी सिस्टम आया और उसके द्वारा जो न्यू एलिट्स थे सिटीज़ के, वो एडमिनिस्ट्रेशन में और आर्मी में सहायता करते थे। तो एंटीओक उनमें से बिगेस्ट जो है सिटीज़ थे उनमें से एक था। तो शाहपुर फर्स्ट ने यह भी दावा किया कि उसने एंटीओक पर कब्जा अपना कर लिया था। यानी कि इस तरह से रोमन एम्पायर को एक बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी ईरानियन रूलर्स के चलते। तो ये तो एशिया के रूलर्स जो थे ईरान के, उनके कारण उन्हें यह नुकसान उठाना पड़ा। यूरोप में भी देखें तो यूरोप में बहुत सारी जनजातियां थी, जर्मेनिक ट्राइब्स थे, जिनमें अल्मानी, फ्रेंच और गोथ
इन्होंने 233 से 80 के बीच में मेनी टाइम रिपीटेड इन्वेंशन, लगातार कई बार आक्रमण रोमन साम्राज्य पर किया और इस तरह से रोमन एम्पायर को अपना जो साम्राज्य है डैन्यूब नदी के पहले तक ही रखना पड़ा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी ट्राइब्स थे जिनको कि जर्मनी ट्राइब्स भी ही थे, जिनको रोमन एम्पायर के रूलर जो है बारबेरियन के नाम से, विदेशी बर्बर जातियों के नाम से जानते थे। तो ये जो बारबेरियंस थे इन्होंने भी मेनी टाइम्स वहाँ पे आक्रमण किया, इनका भी सामना रोमन एम्पायर को करना पड़ा। इंटरनल स्तर पे हम देखें तो यह वह समय था 3rd सेंचुरी का जिसमें कि 47 ईयर्स में 25 एम्परर्स एक एक करके बदले। यानी कि यदि राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो यह काल स्थायित्व का नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी ही रूलर्स चेंज हुए जिसके कारण एक स्थायित्व जो आना चाहिए वहाँ पे वो नहीं आ सका और यह रोमन एम्पायर को इस काल में इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इन क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इसी कारण से जो 3rd सेंचुरी का समय है, इस समय को हम 3rd सेंचुरी क्राइसिस के नाम से रोमन एम्पायर में जानते हैं। So I hope all of you have understand what were the crisis of 3rd century. 3rd सेंचुरी में रोमन साम्राज्य को आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की समस्याओं का चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। यदि जो बाह्य जो चैलेंजेस थे उनमें जो थे ईरानियन के आक्रमण थे, जर्मन ट्राइब्स जो आक्रमण कर रहे थे और आंतरिक स्तर पे देखें तो क्विक सक्सेशन ऑफ रूलर्स भी हुए जिसके कारण कि इस साम्राज्य का उतना विस्तार नहीं हो सका 3rd सेंचुरी में और काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना। स्टडी अबाउट द जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर ऑफ रोमन सोसाइटी। As we have studied that Roman Empire, a very vast empire which was stretched in 3 continents, the more modern feature which prevailed in Roman society that was the system of nuclear family system. जो मॉडर्न फीचर था रोमन सोसाइटी का वह न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, एकल परिवार की व्यवस्था थी। इस अवधारणा में जो एडल्ट सन होते थे वे फैमिली के साथ नहीं रहते। लेकिन इसकी एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता थी स्लेव्स जो थे वे इंक्लूड होते थे एज ए फैमिली मेंबर। दासों को फैमिली मेंबर के रूप में गिना जाता था। यह वहाँ का सिस्टम था, रोमन साम्राज्य की यह व्यवस्था थी, यह वहाँ के फैमिली का सिस्टम था, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। अब हम यदि मैरिज सिस्टम की बात करें, विवाह की बात करें तो 1st सेंचुरी तक, यानी कि जब तक रोम रिपब्लिक था उस समय तक जो वाइफ थी जो प्रॉपर्टी में अपना अधिकार जो है अपने हस्बैंड को वो नहीं ट्रांसफ़र करती थी, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी उस पर इनका अधिकार बना रहता था। लेकिन इसके साथ ही साथ नेटल फैमिली यानी जो पुत्री थी उसका अपने पिता के संपत्ति पर भी अधिकार बना रहता था। हालांकि विवाह के समय डॉरी के रूप में, दहेज के रूप में जो भी संपत्ति मिलती थी उस पर हस्बैंड का अधिकार होता था, पति का अधिकार होता था, लेकिन फिर भी जो महिलाएं होती थी उनका अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार था और उनकी मृत्यु के बाद वे जो है ऑनर मालिक बन जाती थी। तो रोमन एम्पायर में ये जो है हस्बैंड और वाइफ इनको जो है वन फाइनेंशियल एंटिटी के रूप में नहीं मतलब मान्यता प्राप्त था, बल्कि इनको जो है अलग अलग रूप में 2 लीगल इंडिपेंडेंस वित्तीय हस्तियाँ फाइनेंशियल अथॉरिटीज माना जाता था। यदि डाइवोर्स की बात करें, तलाक की बात करें तो रोमन एम्पायर में डाइवोर्स का सिस्टम रिलेटिवली बहुत ही ईजी था। इस संबंध में केवल इस आशय का एक नोटिस दे देना ही पर्याप्त माना जाता था कि जो व्यक्ति है वह मैरिज को डिसॉल्व करना चाहता है, तोड़ना चाहता है।
यह जो है नोटिस किसी भी पक्ष से, हस्बैंड या वाइफ किसी भी पक्ष से दिया जा सकता था। मेल जो थे इनके विवाह का उम्र जो था लेट 20s यानी कि 28 to 29 और अर्ली 30 32 32 का था। फीमेल लेट टीनेज 16 to 18 और अर्ली 20s 22 to 23 ईयर। नेक्स्ट इसकी एक विशेषता थी मेल डोमिनेटेड फैमिली। मेल डोमिनेटेड फैमिली का मतलब यह है कि पुरुषों का वर्चस्व परिवार में था। इसका कई एग्जाम्पल मिलता है। कई बार जो है महिलाओं पे रोमन साम्राज्य में अत्याचार भी होता था। इसका एक एग्जाम्पल जो है सेंट ऑगस्टीन, जो कि अफ्रीका में बिशप थे। बिशप जो है चर्च के जो उसमें होते हैं, चर्च में जो ईसाई समुदाय के धार्मिक गुरु होते हैं वे थे। और इन्होंने बताया कि इन्होंने बचपन में अपने पिता को, अपने माता उनको बीट करते हुए, मारते हुए, पीटते हुए देखा था। यानी कि यह शो करता है कि अत्याचार होते थे। इसके अलावा परिवार के मामले में पुरुषों का पूरा अधिकार, दिल दहलाने वाली घटनाएं भी सामने आती थी। जैसे कि कोई यदि अवांछित बच्चा था तो उन्हें जिंदा रखने या नहीं रखने का अधिकार बिल्कुल जो है पुरुषों पर रहता था। और ऐसे कई मामले मिले जिनमें कि बच्चों को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यह जो है मेल डोमिनेटेड फैमिली का जो है, यह एक तरह से कह सकते हैं रोमन साम्राज्य का एक इविल था, एक बुराई था, लेकिन फिर भी जो था वो था। तो हम लोगों ने रोमन सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली के बारे में देखा कि इसकी एक विशेषता थी न्यूक्लियर फैमिली। दूसरा, इसमें महिलाओं को भी पर्याप्त वित्तीय अधिकार प्राप्त थे। कुछ इसकी इविल्स भी थे, जैसे कि मेल डोमिनेटेड फैमिली सिस्टम था। दिस वाज अबाउट द सोसाइटी। टॉक अबाउट द लिटरेसी ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के साक्षरता के बारे में बात करें तो कैजुअल लिटरेसी थी, कम सलाम साक्षरता वहाँ पे थी। और वो अलग अलग जगहों पे के हिसाब से अलग अलग थी, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग थी। इसका एग्जाम्पल हमें कैसे मिलता है कि वे लोग साक्षर थे। तो एक पॉम्पेई जो है सिटी था, जो कि 79 ईस्वी में यह वॉल्केनिक इरप्शन में दफन हो गया था, समाप्त हो गया था ज्वालामुखी में। तो यहाँ की जो दीवारें थी वहाँ पर बहुत सारे विज्ञापन और ग्रेफिटी यानी अभिरेखण, चित्र अभिरेखण के माध्यम से वहाँ पे मिली हुई हैं। इसके संबंध में एक जो है एग्जाम्पल भी है। वहाँ की जो एक दीवार थी वहाँ पे यदि कह सकते हैं मनोरंजक कोई विज्ञापन था, तो एक विज्ञापन था जिस पे लिखा हुआ था कि पोम्पेई की दीवार, तुम इतने जो है शब्दों को लिखने के बाद भी अभी तक टिकी हुई हो, अभी तक भरभरा कर नहीं गिरी। इसकी एक मजाक कर सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ थी कि वहाँ पे जो है एक कैजुअल लिटरेसी थी। और यह जो है अलग अलग कह सकते हैं कि समुदायों के हिसाब से अलग अलग थी। हालांकि लिटरेसी जो है सोल्जर्स में, आर्मी ऑफिसर में और स्टेट मैनेजर में, जो वहाँ के प्रबंधकर्ता थे राज्य के, उनमें अधिक थी। और जो लोग थे उनमें थोड़ा कैजुअल था, कम था। कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें, सांस्कृतिक अनेकता की बात करें, तो सांस्कृतिक विविधता वहाँ पर थी। बहुत सारी चीज़ें जो थी अलग अलग थी, जैसे कि रिलीजियस कल्ट्स, बहुत सारे धार्मिक जो है विचार थे वो अलग अलग थे। जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो भी डिफरेंट थी, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेस वहाँ पे बोले जाते थे। ड्रेस और कस्टम, जो स्टाइल ऑफ ड्रेस और कस्टम था, रीति रिवाज थे या जो उनका पहनावा था, पोशाक था, वो भी डिफरेंट था, उसमें भी विविधता थी। जो भोजन का प्रकार था, काइंड्स ऑफ फूड था, वो भी डिफरेंट था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, जो सामाजिक संगठन का स्वरूप था, वो भी डिफरेंट था। और जो सेटलमेंट था वो भी अलग अलग था। इसकी तुलना हम सिंपली अपने देश इंडिया से कर सकते हैं, जिसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है, अनेकता में एकता। तो वैसी ही विविधता जो है
वहाँ पे रोमन एम्पायर में भी थी। यदि इंडिया में देखें तो यहाँ भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो ड्रेस में हो, कस्टम में हो, या कह सकते जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी है, सेटलमेंट में भी है, हर तरह की डाइवर्सिटी, रिलीजियस कल्ट्स में। तो ये सारी डाइवर्सिटी उस समय रोमन एम्पायर में थी। यह एक विविधता जो है उस रोमन साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह डाइवर्सिटी। अब बात करते हैं हम डाइवर्सिटीज इन लैंग्वेजेस। तो डाइवर्सिटीज जो अलग अलग था, तो अरमाइक जो है वह नियर ईस्ट में, जो निकट पूर्व में अरमाइक लैंग्वेज बोला जाता था, नियर ईस्ट में अरमाइक लैंग्वेज बोला जाता था। कॉप्टिक जो है वह इजिप्ट में बोला जाता था। ध्यान दीजिए, कॉप्टिक इजिप्ट में, प्यूनिक या बर्बर नॉर्थ अफ्रीका में, और केल्टिक जो लैंग्वेज था स्पेन और नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता था। हालांकि प्रारंभ में जो यहाँ का लैंग्वेज था, बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे थे जो ओरल ही थे, मौखिक ही थे, जब तक कि उनको लिखने की एक लिपि नहीं विकसित हुई। आर्मेनियन जो लैंग्वेज था, इसको रिटेन फॉर्म में यह डेवलप हुआ 5th सेंचुरी में। आर्मेनियन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन रिटेन फॉर्म इन 5th सेंचुरी। हालांकि इसके पहले 3rd सेंचुरी में बाइबल का कॉप्टिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुका था। कॉप्टिक इजिप्ट में बोली जाती थी। तो 3rd सेंचुरी में ही बाइबल का ट्रांसलेशन जो है कॉप्टिक लैंग्वेज में हो चुका था। बाद में जो है लैटिन लैंग्वेज, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में इसका स्प्रेड हुआ और तेज़ी से लोग जो है लैटिन लैंग्वेज को अपनाने लगे, और इसके कारण जो है बहुत सारी जो भाषाएं थी वो विलुप्त हो गई। जैसे केल्टिक जो लैंग्वेज था, जो स्पेन और नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता था, ये 1st सेंचुरी के बाद से इसका लिखना जो है बंद हो गया। सीज टू बी रिटेन आफ्टर 1st सेंचुरी। केल्टिक लैंग्वेज 1st सेंचुरी के बाद इसका यूज होना रिटेन फॉर्म में बंद हो गया। ये सब जो लैंग्वेजेस थे, इनका स्थान जो है लैटिन ने ले लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लिटरेसी जो थी वह कैजुअल लिटरेसी थी। हालांकि कुछ वर्ग ऐसे थे जिनमें कि ज़्यादा एजुकेशन जो था, लिटरेसी थी वो ज़्यादा थी। सोल्जर्स थे, आर्मी ऑफिसर थे, स्टेट मैनेजर थे। डाइवर्सिटीज़ की बात करें तो पूरा रोमन एम्पायर डाइवर्सिटीज़ से भरा हुआ था, विविधता से भरा हुआ था। इनमें रिलीजियस कल्ट्स में, लैंग्वेजेस में, ड्रेस कस्टम्स में, फूड में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, सेटलमेंट में, हर जगह जो है डाइवर्सिटीज़ थी। लैंग्वेजेस अरमाइक लैंग्वेज नियर ईस्ट में, कॉप्टिक इजिप्ट में, प्यूनिक या बर्बर नॉर्थ अफ्रीका में, केल्टिक स्पेन और नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता था। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वेयर विच लैंग्वेज वाज स्पोकन। एंड आर्मेनियन जो है, इसको 5th सेंचुरी में लिखना शुरू हुआ, इसका यूज। इसके पहले 3rd सेंचुरी में ही बाइबल का जो है ट्रांसलेशन कॉप्टिक में हो चुका था, जो इजिप्ट में बोला जाता था। बाद में लैटिन लैंग्वेज जब आया तो यह बिल्कुल तेज़ी के साथ इसने लोगों को प्रभावित किया, इससे लोग जुड़े और बहुत सारी भाषाएं जो है विलुप्त हो गई। जैसे केल्टिक लैंग्वेज जो था, जो कि स्पेन में और नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता था, उसका लिखने के रूप में प्रयोग जो है वो 1st सेंचुरी के बाद से सीज हो गया, बंद हो गया। देन वी हैव स्टडी अबाउट द जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर ऑफ द रोमन एम्पायर। थैंक यू।